तो बढ़ती गर्मी के साथ साथ बंगाल का दंगल चुनावी दौर में मगरबी बंगाल के नंदीग्राम असेंबली हलके का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इससे कबल उन्होंने नंदीग्राम में रोड शो भी किया। ममता बनर्जी वोटरों तक पहुंच रही हैं, उनसे मुलाकातें भी कर रही हैं। इसके अलावा मगरबी बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने आज ताकत का मुजाहरा किया। उन्होंने पद यात्रा निकाली और इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। शुभेंदु अधिकारी ने जलसे से खिताब में कहा कि मैं नंदीग्राम का सपूत हूं और मुझे ड्रामे की जरूरत नहीं है। याद रहे कि बीजेपी ने वज़ीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबाना, एक तरफ आज सियासी पारा बढ़ गया है, ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें कि ये जिस तरह से नंदीग्राम को लेकर सियासत तेज हुई है, आज वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। आइंदा 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी भी अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। लेकिन जिस तरह से आज वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बड़ी रैली निकाली और नंदीग्राम के लोगों को लेकर रैली निकाली, रैली में काफी तादाद में लोग शामिल हुए थे, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी भी खामोश नहीं रहे। शुभेंदु अधिकारी भी आज उन्होंने अपने पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया है, इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया और साथ ही साथ लोगों के एक बड़े जलसे से खिताब किया है। तो एक तरफ ममता बनर्जी ने जहां रैली में लोगों को इकट्ठा किया है, लोगों की बड़ी तादाद नजर आई है, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी के साथ भी लोगों की एक बड़ी तादाद नजर आई है। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने एक पलटवार, हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा है कि नंदीग्राम को ममता बनर्जी भूल गई थी और अब जो है वो एक बार नंदीग्राम की तरफ लौटी हैं, जबकि वो नंदीग्राम के असल हकदार है, नंदीग्राम के सपूत है। इस तरह से एक जज्बाती तौर पर उन्होंने जिस तरह से लोगों से खिताब किया है ममता बनर्जी, एक तरफ जहां बंगाल भर में बंगाल की बेटी को ही चाहिए का नारा लगाया है, बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, नंदीग्राम में भी इन पोस्टरों की भरमार नजर आ रही है। वहीं उसी तर्ज पर शुभेंदु अधिकारी ने भी सियासी खेल खेलते हुए कहा है कि वो नंदीग्राम के बेटे हैं और नंदीग्राम के लोग अपने बेटे के साथ देंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती है ममता बनर्जी के सामने कि ममता बनर्जी हालांकि पूरी बीजेपी को बाहरी जमात करार दे रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग बाहर से आकर बंगाल की सियासत पर कब्जा करना चाहते हैं, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने आज सामने आकर उसी अंदाज में जवाब दिया है जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस बार बार बाहरी जमात का नारा लगा रही है। आज शुभेंदु अधिकारी ने खुद को नंदीग्राम का बेटा बताते हुए, खुद मतलब एक पार्टी को अलग रखते हुए खुद को नंदीग्राम के सामने पेश किया है और कहा है कि नंदीग्राम अपने सपूत को नहीं भूल सकता। तो एक तरफ जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के बयानात सामने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है इससे ममता बनर्जी का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा या फिर कम होगा? देखिए, शुभेंदु अधिकारी एक बड़े लीडर है और तृणमूल कांग्रेस में वो एक बड़ा चेहरा माने जाते थे और नंदीग्राम की जो तहरीक चली थी उसमें शुभेंदु अधिकारी और उनकी पूरी फैमिली का एक बड़ा रोल रहा है। और यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस ने जब इक्तदार संभाला तो सिर्फ शुभेंदु अधिकारी नहीं बल्कि उनके वालिद शिशिर अधिकारी, उनके भाई, सबों को सियासत में जगह दी, बड़े बड़े पोस्ट दिए। उनके वालिद एमपी है तृणमूल कांग्रेस के। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम के एमएलए हैं और एक बार फिर बीजेपी का दामन जब उन्होंने थामा है तो खुद नंदीग्राम से खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास कॉन्फिडेंस तो है ही और पूरी बीजेपी पार्टी को कॉन्फिडेंस है कि इसी वजह से बीजेपी ने ममता बनर्जी जो सीएम का चेहरा है, वजीर आला ममता बनर्जी न सिर्फ एक वजीर आला है बल्कि वो भी अपने आंदोलन के लिए जानी जाती है, एक लड़ाकू लीडर है। हर एक मुद्दे पर हमने ममता बनर्जी को सड़क पर देखा है, एहतजाज करते हुए देखा है, आम लोगों के करीब देखा है। तो ममता बनर्जी सिर्फ एक सीएम नहीं है बल्कि वो आम लोगों के बीच से उठकर आती है, बड़ी तहरीक चलाई है और लंबी सियासी जद्दोजहद के बाद वो वजीर आला बनी और बंगाल को हासिल किया। वो भी एक तारीखी कामयाबी थी कि बंगाल में लेफ्ट के किले को मसवार करते हुए वजीर आला ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस को अपने चेहरे के दम पर जीत दिलाई थी। तो ऐसे में वजीर आला का एक चेहरा
मोस्ट पावरफुल चेहरा है, तो वही बीजेपी के लिए ये एक बड़ी बात है कि वो शुभेंदु अधिकारी को वजीर आला के सामने मुकाबिल खड़ा करके बंगाल की सियासत पर कदम रखना चाहती है। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी को कॉन्फिडेंस होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे तो उनकी पूरी पार्टी, जिस पार्टी का उन्होंने दामन थामा है, वो बंगाल के जो असेंबली इलेक्शन है, बंगाल की जो सियासत है, उस पर अपने अपने उम्मीदवारों को किस तरह से पेश करेगी। क्योंकि बीजेपी के पास मुकुल रॉय के बाद शुभेंदु अधिकारी एक बड़ा लीडर है, एक बड़ा चेहरा है, जो बंगाल की सियासत से, बंगाल के आंदोलन से उठकर सामने आता है। चेहरे बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो चेहरा जो आम लोगों के बीच नजर आता है, जो तहरीकों के दरमियान नजर आता है, वो चेहरा सियासत में कामयाब माना जाता है। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी, नंदीग्राम की सीट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हालांकि 294 सीट में से सबसे ज्यादा फोकस इस पर ही दिया जा रहा है, नंदीग्राम पे, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो नेगेटिव में तो नहीं जाएगा और सीटों पर? देखिए, एक बड़ी चुनौती है तृणमूल कांग्रेस के सामने, क्योंकि ऐसे वक्त में जब तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरान बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, और अभी भी मतलब ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। शुभेंदु अधिकारी के बाद सोनाली गुह और कई ऐसे, दिव्येंदु विश्वास, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और ऐसे में ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से खड़ी हुई है, तो नंदीग्राम की सीट काफी अहम है। आज देखें कि जब वजीर आला ममता बनर्जी पर्चा नामजदगी दाखिल कर रही थी, तो पूरे तृणमूल कांग्रेस के बड़े लीडर उनके साथ थे, और पूरी जो तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप है वो नंदीग्राम में नजर आएगी, नंदीग्राम के में वजीर आला के लिए मुहिम चलाएगी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, और तृणमूल कांग्रेस दीगर जो सीटें हैं, उन सीटों पर भी उनके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। लेकिन फिर भी वजीर आला का चेहरा अहम माना जाता है। तृणमूल कांग्रेस में वजीर आला ममता बनर्जी अपने दम पर तमाम सीटों पर जो है वो उनका चेहरा अहम माना जाता है। तो ऐसे में कहा यह जा सकता है, देखा भी जाएगा कि वजीर आला ममता बनर्जी भी दीगर सीटों पे अपनी असेंबली सीट के इलेक्शन के बाद वो दीगर जो असेंबली सीटें हैं, जो उनके उम्मीदवार हैं, उनके साथ वो मुहिम चलाएंगी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए और बंगाल के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वजीर आला ममता बनर्जी को जब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपनी भवानीपुर असेंबली सीट को छोड़कर नंदीग्राम आई हैं, क्योंकि वहां उनके जीतने के अमकान नहीं है, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो ये तृणमूल कांग्रेस पर एक बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से वजीर आला ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करके उन्होंने पूरी बीजेपी को चुनौती दी है। तो ऐसे में नंदीग्राम सीट बीजेपी के लिए भी और खुद तृणमूल कांग्रेस के लिए भी, बिल्कुल। तो जैसे जैसे असेंबली इलेक्शन करीब आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियां बंगाल में तेज होती जा रही हैं, दोनों ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला है। आज ममता बनर्जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अब 2 दिन बाद यानी 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी भी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। शबाना, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने के समन पर महबूबा मुफ्ती को अब 15 मार्च को एजेंसी के सामने पेश नहीं होना होगा। ख्याल रहे कि महबूबा मुफ्ती ने ईडी की जानिब से जारी किए गए समन के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत महबूबा मुफ्ती को समन जारी किया है। इस मामले पर अगली समाअत 19 मार्च को होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद प्राचा को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने दफ्तर में तलाशी के वारंट पर रोक लगा दी है। प्राचा की सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनके दफ्तर में तलाशी के वारंट पर रोक लगा दी है। तलाशी कार्रवाई पर रोक लगाई है। प्राचा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद प्राचा को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई है। आपको बता दें अदालत ने दफ्तर में तलाशी के वारंट पर रोक लगा दी है। प्राचा की अर्जी जेरे अल्तवा रहने तक तलाशी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं हम।
मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद पराचा को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है। जी बिल्कुल साहिबा, देखिए एक बड़ी राहत महमूद पराचा को मिली है। हालांकि इससे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से उनके दफ्तर में रेड की गई थी, जिसको लेकर महमूद पराचा ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और उन्होंने ये मांग की थी कि उनके रहते हुए भी दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके दफ्तर में उन्होंने रेड किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि महमूद पराचा के दफ्तर में एक हार्ड डिस्क है, उसको रिकवर करने के लिए ये रेड की गई थी, लेकिन इसके लिए फिलहाल उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आज मामले की सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने एक बड़ी राहत जो फिलहाल वकील महमूद पराचा है उनको दी है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में अगली सुनवाई तक कोई भी किसी भी प्रकार से कोई रेड की कार्रवाई उनके दफ्तर पर नहीं की जाएगी। हालांकि महमूद पराचा की तरफ से कहा गया है कि बार बार पुलिस के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है और इसीलिए ये जो रेड है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि इस मामले से जुड़े जिस मामले की जांच की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा उस पूरी जांच का वो सहयोग कर रहे हैं, बावजूद इस प्रकार की रेड उनके दफ्तर में बार बार की जा रही है। और इसी को देखते हुए फिलहाल कोर्ट ने एक बड़ी राहत महमूद पराचा को दी है। कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि अब अगली सुनवाई तक, यानी कि जब तक इस पूरे मामले में सुनवाई अदालत कर रहा है तब तक दिल्ली पुलिस की तरफ से उनके दफ्तर पर किसी भी प्रकार से कोई रेड नहीं डाली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने जो तलाशी कार्रवाई की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से उसका नोटिस दिया गया था, तो उसको उन्होंने इलीगल और अनजस्टिफाइड करार दिया है। जी बिल्कुल साहिबा, देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था उस नोटिस में दिल्ली पुलिस ने साफ तौर से कहा है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे, ऐसे हार्ड डिस्क थे जिसको रिकवर करना है, लेकिन महमूद पराचा की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि जो डेटा और जो फिलहाल हार्ड डिस्क की बात दिल्ली पुलिस कर रही है अपने नोटिस में वो तथाकथित गलत है। इससे पहले भी जब रेड डाला गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा उनके दफ्तर पर तो वो तमाम जो हार्ड डिस्क है वो लेकर दिल्ली पुलिस जा चुकी है। बावजूद इसके ये जो रेड डाला गया है ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अवैध तरीके से डाला गया है और गलत है, और इसी आधार को बनाते हुए उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। और फिलहाल सुनवाई करते हुए कहीं ना कहीं महमूद पराचा को एक बड़ी राहत कोर्ट ने दी है। कोर्ट ने भी ये माना है कि जिस तरह दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है उस कार्रवाई में इस तरह एक वकील के दफ्तर पर कहीं ना कहीं रेड डालना तथाकथित गलत है, और इसीलिए फिलहाल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इस एक्शन पर रोक लगाया है और अगली सुनवाई तक फिलहाल ये राहत बरकरार रहेगी। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद पराचा को पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत दी है और अब क्या इसका फैसला होगा वो अगली सुनवाई पर हम नजर रखेंगे। सुशील, तफसीलात के लिए शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तो एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें पीसी चाकू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें पीसी चाकू कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट हैं। पीसी चाकू का ताल्लुक केरल से है। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा रवाना कर दिया है। 90 seats are divided between I and A. I seats are filled up by I group, A seats are filled up by A group. They make a panel and bring here. That panel was not placed in the election committee. I am a member of the election committee. Election committee twice. In that committee, this panel of names were not presented. Election committee means first they have to go through the panel. All the names, those who are desirous of contesting, their name should be made into a panel and that should be placed in the committee. That was not done. And High Command did not ask them whether you have gone through the list. We do not know. Umman Chandy and Ramesh know who is going to contest from where. Other than these 20 MLAs, sitting MLAs. मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदा रंजीता से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रंजीता, केरला में इंतखाबात होने वाले हैं। ऐन वक्त पे अब कांग्रेस के लीडर पीसी चाकू का इस्तीफा सामने आ रहा है। तौर पर केरल में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस की चुनाव प्रदेश है वो 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसमें केरल भी एक अहम है। अहम इस वजह से भी क्योंकि राहुल गांधी वहाँ सांसद है और लगातार केरल को लेकर स्क्रीनिंग जो उम्मीदवारों का चयन होना है उसकी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक
आज भी हुई है और सीईसी की बैठक कल बुलाई जा सकती है। ऐसे में पीसी चाको के इस्तीफे की जो खबर निकल कर आ रही है, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। पीसी चाको जो लंबे समय तक दिल्ली कांग्रेस के भी प्रभारी रहे हैं, दिल्ली में शीला दीक्षित और उनके टसल की खबरें लगातार मीडिया में आती थी। उसके बाद वो केरल वापस हो गए थे और राज्य की राजनीति कर रहे थे। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि टिकट बंटवारे को लेकर वो नाराज चल रहे हैं। इससे पहले भी केरल के जो तमाम सांसद हैं वो केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि उनकी जो मांगे हैं, जिन क्षेत्र पर वो विधानसभा उम्मीदवार अपने लोगों को चाहते हैं, वो प्रभारी नहीं पूरा कर रहे हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि अंदरूनी रस्साकसी की स्थिति केरल में कांग्रेस के सामने है। देखना होगा उम्मीदवारी चयन में कांग्रेस किस तरह से असंतुष्ट जो लोग हैं उनको किस तरह से जगह दे पाती है पार्टी। रंजीता, जिस तरीके से हम देखते हैं लीडर्स नाराज होते हैं, फिर वो इस्तीफा देते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं, तो क्या ऐसे कुछ इम्कान आ रहे हैं कि किसी दूसरी पार्टी में या फिर बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पीसी चाको का इस्तीफा अपने आप में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। देखना होगा कि आगे से क्या उनकी रणनीति रहती है, क्योंकि फिलहाल वो केरल में है, दिल्ली में नहीं, और वहीं से उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो भेजा है कांग्रेस आलाकमान को, कांग्रेस संगठन को। इसके आगे की रणनीति का खुलासा अभी तक फिलहाल उन्होंने नहीं किया है। बिल्कुल, तो केरल इंतखाबात से पहले कांग्रेस को एक झटका लगा है। पीसी चाको ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तफसीलात बता रही थी हमारी नुमाइंदा रंजीता। आगे बढ़ेंगे। कौमी शाहराह नंबर 509 अलीगढ़ से मुरादाबाद इन दिनों खस्ताहाली का शिकार है। शहर अलीगढ़ के दरमियान मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुतासिल जमालपुर को जाने वाले रास्ते पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। ये सड़क अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वकारुल मलिक हॉल और मोहम्मद हबीब हॉल के सामने से गुजर रही है, लेकिन एक तरफ की सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसमें पानी का भराव और घास तक उग आई है। आज कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर आगा मोहम्मद यूनुस की क़यादत में कारकुनान ने सड़क पर एहतजाजी धरना व मुजाहरा करते हुए मरकजी वजीर नितिन गडकरी के नाम एक अर्जदाश्त मजिस्ट्रेट को पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया है कि खस्ताहाल सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत की जाए। देखिए, मैं इंजीनियर आगा यूनुस, इस वक्त हम लोग एनएच की सड़क जो है 509 नंबर पर बैठे हैं। पुरानी चुंगी अलीगढ़ के अंदर, पुरानी चुंगी से जमालपुर के मध्य ये सड़क जो है लगभग 3 साढ़े 3 साल हो चुका। बिल्कुल ये सड़क खराब हो चुकी है। लगभग इसमें 200 से 300 मीटर का हिस्सा बिल्कुल आधा क्षतिग्रस्त हो चुका है और डिवाइडर तो किलोमीटरों खराब पड़े हैं, क्षतिग्रस्त हैं और पथ प्रकाश लाइटें अवेलेबल नहीं है। लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम इसलिए आज ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। हमने इसके पूर्व यहाँ पर गड्ढों में पेड़ लगाए ताकि सरकार को संदेश जाए और इसका, लेकिन सरकार नहीं इस पर ध्यान दिया उसने। हमने इसके लिए केंद्रीय मंत्री और एनएचआई के चेयरमैन को पत्र भेजा कि इस सड़क को बना दिया जाए, इस सड़क को निर्माण किया जाए, डिवाइडर को ठीक कराया जाए और लाइटें लगाई जाएं, लेकिन तब भी ध्यान नहीं दिया। आज हम 15 दिन की चेतावनी के साथ आज हम उतरे हैं। 15 दिन की चेतावनी हम देते हैं सरकार को कि सरकार और एनएचआई को देते हैं कि आप इस सड़क को ठीक कराइए। अगर आप 15 दिन के अंदर अगर आप ये सड़क को ठीक नहीं कराते तो हमें मजबूर होना पड़ेगा आमरण अनशन पर। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा हो रहा है, जिसकी वजह से कार्रवाई में रखना पड़ रहा है। इस तातुल को तोड़ने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने चेंबर में कुल जमाती मीटिंग तलब की है। लोकसभा स्पीकर ने सभी जमातों के लीडरों को समझाने की कोशिश की। ऐवान की कार्रवाई में किसी किस्म का कोई रखना न पड़े, इस स्पीकर की ये कोशिश है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए वजीर आला होंगे। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में तीरथ सिंह के नाम पर इत्तेफाक हुआ। तीरथ सिंह रावत आज ही ओहदे का हलफ लेंगे। तीरथ सिंह के नाम के ऐलान के साथ ही रियासत की सियासत में मची हलचल थम गई है। तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से लोकसभा रुकन हैं। वो उत्तराखंड बीजेपी के सदर भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँ केंद्र नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे पदभार दिया है। ऐसा विश्वास किया, एक छोटे से कार्यकर्ता को गांव से आया हुआ, कल्पना नहीं की थी कभी मैंने
कि इस तरह का यहाँ तक होगा वो उनके। और आज मान्य यहाँ पे छत्तीसगढ़ रमन सिंह जी ने किया है, और मेरा है कि ये जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। 4 साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं इस प्रदेश के लिए, उसको आगे बढ़ाएंगे। टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई है। अब तक किसान एहतजाज के दौरान 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर किसानों ने पार्लियामेंट के करीब एहतजाज किया। किसानों का कहना है कि लगातार किसानों की जानें जा रही हैं, लेकिन सरकार है उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। किसानों ने एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले एहतजाजी किसानों के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया है। संसद भवन परिसर के सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई किसानों के समर्थन में कई जो किसान नेता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो यहाँ पर जो नारेबाजी कर रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी भाई साहब, आप यहाँ पर नारेबाजी करें, क्या मांग है? मांग ये है, आज टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हुई है और कितने 200 से ज़्यादा हमारे किसान वहाँ पे शहीद हो चुके हैं बॉर्डर पे, और उसके बावजूद सरकार ना तो किसानों की कोई बात सुन रही है, और हम ये चाहते हैं कि हर किसान लेकिन सरकार की ओर से लेकिन यहाँ पे सरकार की ओर से लगातार ये कहा गया है, लेकिन सरकार की तरफ से ये लगातार कहा गया है कि अगर किसान बातचीत करना चाहते हैं तो एक फोन कॉल की दूरी पे है। हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि वो नंबर किसके पास है, वो कौन सा नंबर है? आप मीडिया के साथी हमें बताइए वो नंबर कौन सा जिसपे हम कॉल करें। जो अभी तक प्रतिनिधि मंडल हेल्पलाइन है जिसपे किसान बात करने के लिए उनको बुलाए, किसान बुलाएगा, सरकार बुलाएगी। आप ये बताओ, रोड किसने रोका? किसान ने रोका? गवर्नमेंट ने रोका है रोड? किसान ने नहीं रोका है। यहाँ पे हम और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। भाई साहब, यहाँ पर आपकी में जो है किसान कांग्रेस की ओर से आप लोग आए हुए हैं, क्या कुछ मांग करेंगे? मांग ये है कि जो हमारे 250 लोग जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी दें। तो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि सर कि यहाँ पर आप क्या कुछ मांगे करेंगे? भाई साहब, हमारी मांग है कि जो 250 से ज्यादा किसान जो शहीद हुए हैं उनको संसद में श्रद्धांजलि दी जाए, और किसान कांग्रेस ये मांग करती है कि उनको 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। हम प्रधानमंत्री जी से जाकर और संसद में सभी सदस्यों से मिलकर ये मांग रखना चाहते हैं। लगातार तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं कि किसान ने जो है वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से उन्हें अब यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की एक वैन आ गई है और अब जो है ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें पुलिस की वैन में जो है वो अंदर ले जाया जा रहा है। हालांकि वो जो है किसान एकता की जो बात है वो लगातार यहाँ कर रहे हैं और साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि जो लोग किसान जो है वो विरोध प्रदर्शन के दौरान जिनकी मौत हो गई है उन्हें 1 करोड़ का जो है मुआवजा है वो दिया जाए। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा अपडेट के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।